हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा रेजोनेंस से है। और रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। देखिए, रेजोनेंस जो है हमारा एक कंडीशन आता है किसी भी सर्किट में, चाहे वो पैरेलल हो या फिर सीरीज सर्किट हो। और जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है, और ये जो रेजोनेंस होता है यानी रेजोनेंस जब अकर होता है तो ये एक फ्रीक्वेंसी पे आता है, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब हमारा कोई भी सर्किट है, मान लीजिए ये हमारा एल है, ये सी है और ये आर है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखना है कि रेजोनेंस हमारा वहीं पे अकर होगा जिस सर्किट के पास कम से कम एक इंडक्टर हो, कम से कम एक कैपेसिटर हो। ठीक है, यानी एल और सी दोनों उस सर्किट के अंदर में होना चाहिए, तभी हमारा वहाँ पे रेजोनेंस अकर होगा। अब देखिए, जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है तो वहाँ पे चार कंडीशन बेसिकली होता है दोनों सर्किट के लिए, चाहे वो पैरेलल हो या फिर सीरीज हो। सबसे पहला, रेजोनेंस कंडीशन पे यानी रेजोनेंस जब अकर होता है तो हमारा जो सर्किट होता है वो प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अब देखिए, प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा तो प्योर रेजिस्टिव में आप जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी यूनिटी होता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी ये दोनों 0 से स्टार्ट होगा तो जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे ये खत्म हो जाएगा, यानी इन लोग का जो फाई होगा ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, फेज एंगल हम लोग का क्या होता है, ये 0 होता है, फेज एंगल 0। ठीक है, और फेज एंगल 0 होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos फाई इक्वल टू 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो दोनों सर्किट में आते हैं, चाहे वो पैरेलल हो या फिर हमारा सीरीज सर्किट हो। और रेजोनेंस मैंने बताया कि ये एक फ्रीक्वेंसी पे आता है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स हो, 60 हर्ट्स हो या फिर 70 हर्ट्स हो, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे ही अकर होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे दो तरह का सर्किट पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है हमारा सीरीज सर्किट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि रेजोनेंस उसी सर्किट में आता है जिसमें कम से कम एक इंडक्टर हो, कम से कम एक कैपेसिटर हो। इसी बेसिस पे हमारा यहाँ पे लिखा जाता है आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, उसके बाद जब हमारा पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमारा एल और सी होगा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं हम लोग आर एल सी सीरीज सर्किट। यहाँ पे मैंने रेजोनेंस का डेफिनेशन लिख दिया है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है सर्किट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस है हमारा और एडमिटेंस है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए आर प्लस जे एक्स, कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ये जे एक्स, ये क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब 0 क्यों होता है ये देखते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा रेजोनेंस आता है तो सर्किट हमारा क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, यानी वोल्टेज और करंट जो है दोनों फेज में होगा। ये मान लीजिए हमारा V है और ये हमारा I है, ये दोनों क्या होता है, फेज में आ जाता है। ठीक है, यानी फाई इक्वल टू 0। अब फाई हमारा 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है ये 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर है ही नहीं कि वोल्टेज और करंट के बीच के अंदर जो है फेज एंगल को घटा सके या फिर बढ़ा सके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट पे। आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि रेजोनेंस हमारा वहीं पे अकर होता है जहाँ पे कम से कम एक इंडक्टर हो और कम से कम एक कैपेसिटर हो। तो यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक हमारा इंडक्टर होगा और यहाँ पे एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ सी एल और आर।
और ये जब आपस में सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है ये वेरिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है हर फ्रीक्वेंसी पे यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस अकर नहीं होता है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ से 50 हर्ट्ज दीजिएगा तो जरूरी नहीं कि हमारा रेजोनेंस जो है हमारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही आए। तो यहाँ पे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा वेरिएबल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारा जो रिलेशन आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये आपको पता होगा 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ये कहाँ से आता है इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा आरएलसी सर्किट है और यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इम्पिडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा पैरामीटर बड़ा है। अगर एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी से माइनस करेंगे एक्सएल को, और अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल से माइनस करेंगे एक्सी को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सएल निकालना होगा हम लोग को। तो एक्सएल इक्वल टू आपको पता होगा ये होता है 2 पाई एफ एल, जहाँ पे एफ है हमारा फ्रीक्वेंसी और 2 पाई जो होता है कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग एक्सी निकालेंगे, तो एक्सी इक्वल टू क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, यानी टोटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा रेजोनेंस आता है तो एक्सएल माइनस एक्सी ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हमारा एक्सएल 10 ओम है तो हमारा एक्सी भी 10 ओम ही होगा जब हमारा रेजोनेंस आएगा, यानी सर्किट के अंदर रेजोनेंस अकर होगा। तो यहाँ से इम्पिडेंस का जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, तो ये 10 ओम ये 10 ओम, यानी यहाँ पे मान के चलते ये 10 है, ये भी हमारा 10 है। ठीक है, यानी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन होता है रेजोनेंस का कि हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो वहाँ पे टोटल इम्पिडेंस जो है आर के बराबर हो जाता है। और यही रीज़न है कि आरएलसी सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि पहले जेड के साथ ये एक्सएल और एक्सी भी था, लेकिन रेजोनेंस आया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आर प्लस समथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी 5 था, 10 था, 20 था, कुछ भी था, लेकिन अब सिर्फ क्या बचा, आर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इम्पिडेंस जो है मिनिमम हो गया, लेकिन करंट हमारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो हमारा रिलेशन आया है Z इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये Z जो है ये इसके दूसरा इसका दूसरा नाम है, इसको बोलता हूँ डायनेमिक इम्पिडेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रेजोनेंस जब आता है सर्किट के अंदर तो डायनेमिक इम्पिडेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक इम्पिडेंस उसी को कहते हैं जब हमारा Z इक्वल टू आर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं कि हमारा डेरिवेशन कैसे आता है। तो यहाँ पे अभी आपको पता चला कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है हमारा जब हमारा रेजोनेंस होता है। ठीक है, अभी कैसे है फिर से मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने बताया कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो हो जाता है जब हमारा रेजोनेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग रिलेशन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, तो यही रिलेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए एक्सएल इक्वल टू आपको पता है कि ये होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, और एक्स इक्वल टू होता है हमारा 1/2 पाई एफ सी। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा हमारा 1 बाय, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ से, स्पेस नहीं बचा। यहाँ पे मिलेगा हम लोग का 1/2 पाई का स्क्वायर इंटू एल सी। ठीक है, ये मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू रूट अंडर 1/2
2 पाई का होल स्क्वायर इंटू LC। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, f इक्वल टू 1/2 पाई बाहर आ जाएगा रूट से, क्योंकि ये स्क्वायर है, और इसके साथ इंटू हो जाएगा रूट LC। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस का ग्राफ देखते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो हमारा चेंजिंग होगा इम्पीडेंस का, करंट का और पावर फैक्टर का। ठीक है, और ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्राफ को समझते हैं तो बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपको रिमाइंड करना है कुछ भी, तो आप ग्राफ को देख करके बाकी सारा चीज़ जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको मैं फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ। ठीक है, और इधर जो है ये वाई एक्सिस हमारा इधर ऐसे रहने देते हैं पहले। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि Z इक्वल टू आर, यानी इस कंडीशन पे जो हमारा करंट का वैल्यू था ये क्या था, मैक्सिमम था, यानी यहाँ पे हमारा करंट हमेशा मैक्सिमम रहता है। ठीक है, रेजोनेंस में। तो यहाँ से मान लीजिए ये 0 है, तो यहाँ से ये जो ग्राफ उठेगा कुछ इस तरह से, ये हमारा ग्राफ क्या है, करंट का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा है, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा हुआ ये ग्राफ, ये करंट का है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हमारा इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा रेजोनेंस अकर हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि Z इक्वल टू आर, ये कंडीशन क्या है, जब हमारा रेजोनेंस आया हुआ है, यानी रेजोनेंस सर्किट के अंदर अकर हो रखा है, तो यहाँ पे हमारा करंट मैक्सिमम होगा। तो ये वाला ग्राफ जो हुआ हमारा, ये क्या हो गया, आई का हो गया। ठीक है, तो इधर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सामने आई आर। ठीक है, यानी रेजोनेंस करंट, और यही ऐसा करंट है जो सर्किट में सबसे मैक्सिमम होता है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इम्पिडेंस। ठीक है, तो इम्पिडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू, ये इन्वर्सली होता है करंट के, यानी 1/I लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्सली कर देता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि आपको पता होगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से R हमारा कुछ नहीं है, Z है AC सर्किट के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू V/I। तो इसी रिलेशन से मैंने यहाँ पे लिखा है Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, यानी जो करंट का ग्राफ बनेगा उसका जस्ट अपोजिट बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन से बताया कि ये हमारा इम्पिडेंस जो होता है जस्ट अपोजिट होता है करंट का। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये रेड लाइन जो है, ये है हमारा इम्पिडेंस का। ठीक है, अब इम्पिडेंस हमारा देखिए यहाँ पे Z इक्वल टू आर, यानी यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा Z इक्वल टू आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लाइन हो जाएगा। कांस्टेंट लाइन इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो है हमारा वैल्यू बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखिए, पावर फैक्टर का जो ग्राफ बनेगा ये यहाँ से चलेगा। क्यों चलेगा मैं भी आपको बताता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से चलेगा। अब देखिए, पावर फैक्टर जब आप पढ़े होंगे तो वहां से इम्पिडेंस ट्रायंगल भी पढ़े होंगे आप, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल से हम लोग को पता चलता है, यानी ये R है, ये Z है, और ये X है, तो यहाँ से हमारा cos फाई क्या निकलता था, R/Z। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए R और Z यहीं पे इसी पॉइंट पे, तो हमारा cos फाई यानी पावर फैक्टर का जो ग्राफ बनेगा इसी पॉइंट से बनेगा, यानी ओरिजिन से कभी भी ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर हमेशा R जहाँ हो, R हो या फिर Z हो या फिर X हो, वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये जो ब्लू लाइन है हमारा, ये है हमारा cos फाई का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के नीचे, यानी इस साइड में, इधर का जो वैल्यू होगा, यानी इधर जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लीडिंग होता है फिर लैगिंग होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से एबव, यानी इधर इस साइड में, इधर पावर फैक्टर लैगिंग होगा या फिर लीडिंग होगा। तो ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमारा Z था। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन था हमारा। अभी यहाँ पे मान लीजिए हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा 50 हर्ट्ज पे रेजोनेंस अकर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्राफ था हमारा पावर फैक्टर का कुछ इस तरह से था, यहाँ से चला था
और ये यहाँ पे आया था, ये रेजोनेंस वाला बीच में आएगा, ठीक है, ये सामने सामने आएगा। अब देखिए जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, लीडिंग होता है पावर फैक्टर, ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज के नीचे का फ्रीक्वेंसी जो होगा, यानी 40 हर्ट्ज हो गया, फिर 25 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, जो भी होगा वहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से एबव यानी 50 हर्ट्ज से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी पे हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग हो जाएगा। अब क्यों लैगिंग हुआ ये समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई FC, ठीक है, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई, सॉरी यहाँ पे 2 पाई XL। तो यहाँ से आपको पता होगा FL। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है XC जो है हमारा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, और XL जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। तो यानी हमारा यहाँ पे पहले कंडीशन में देखिए, इस वाले कंडीशन में XC के केस में, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, ठीक है। यानी कैपेसिटर हमेशा रिएक्टिव पावर देता है, जिससे हमारा पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा। इसीलिए 50 हर्ट्ज के नीचे वाले फ्रीक्वेंसी पे हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा XC जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F के, और 50 हर्ट्ज के ऊपर जाएंगे तो हमारा XL का कंडीशन देखिए, XL इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लैग हो जाएगा। तो इस साइड में हमारा लैग होता है और इस साइड में हमारा लीड होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, इधर हमारा लैग हो जाएगा और इधर हमारा लीड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक रिलेशन याद है तो दूसरा रिलेशन जो है आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि रेजोनेंस में हमारा XC इक्वल टू XL कैसे होता है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो इसका सबसे सिंपल जवाब है, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि XC जो है हमारा 1/2 पाई FC है, ठीक है, और XL जो है ये है 2 पाई FL, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल का ग्राफ देखते हैं। एक्सेल का जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा एक्सेल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा ये 2 पाई FL। लेकिन जब हम लोग रिएक्टेंस आई मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जब ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा F है और यहाँ पे हमारा XC है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा हमारा। देखिए जब हम लोग इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो देखिए ये हमारा जो ग्राफ था ये था हमारा एक्सेल के केस में, ठीक है, और यहाँ से जो इन्वर्स था ये था हमारा XC के केस में। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये हमारा एक्सेल केस में है और ये हमारा XC के केस में है, ठीक है। अब देखिए ये जो जहाँ पे ये मीट कर रहा है, यानी जहाँ पे ये दोनों आपस में कट कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, यानी XC इक्वल टू XL हो जाएगा और यहीं पे हमारा रेजोनेंस आकार होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस तरह से सामने वाले को समझा सकते हैं, इसलिए हमारा रेजोनेंस आकार होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लास्ट में देखिए मैं यहाँ पे फिर से रिलेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो। पहला रिलेशन हमारा Z इक्वल टू R होता है और यहाँ पे हमारा करंट जो होता है ये मैक्सिमम होता है, यानी I max, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है XC इक्वल टू XL, ठीक है, ये हमारा इक्वल हो जाता है। उसके बाद है हमारा वोल्टेज अक्रॉस C इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 पाई√LC, ठीक है, ये सीरीज के लिए होता है। और भी है, अगर रेजोनेंस पे आपसे कोई पूछेगा करंट निकालने के लिए तो ये क्या होगा, I इक्वल टू V/R, ठीक है। R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z लिखेंगे तो ये हो जाएगा V/Z, ठीक है, ये रिलेशन हुआ।
अगर पावर कोई पूछेगा तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो हम लोग आर को क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल सर्किट। देखिए, पैरेलल सर्किट पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट से है। आरएलसी सीरीज सर्किट में आपको पता है कि जेड इक्वल टू हमारा होता है आर, ठीक है। और इस कंडीशन में जो हमारा करंट होता है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हमारा फ्लो होने देता है, यानी करंट को ये अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। लेकिन पैरेलल सर्किट को हम लोग रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, यानी जेड हमारा मैक्सिमम हो जाता है और करंट वैल्यू जो होता है ये मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग इसको रिजेक्टर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट। देखिए, पैरेलल सर्किट है तो इसमें भी हमारा एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक रजिस्टर होगा। देखिए, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा रजिस्टर है और ये हमारा इंडक्टर है और यहाँ पे है हमारा कैपेसिटर, और ये क्या है, आपस में पैरेलल है। यहाँ से दे रहे हैं हम लोग सोर्स, और इसमें भी जो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया। अब देखिए, इस सर्किट में देखिए हमारा दो लूप बन रहा है। सबसे पहला ये लूप 1 और ये हमारा लूप 2, ठीक है। तो इन दोनों सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लूप में सबसे पहले इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे और एडमिटेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एडमिटेंस और इम्पीडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जैसा मैंने बताया था कि जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है तो इम्पीडेंस का जो इमेजनरी पार्ट होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। देखिए, जेड को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, मान लीजिए लूप 1 का अगर जेड 1 निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, आर प्लस जे एक्स, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। और ये जो जे एक्स हमारा ये क्या होता है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। और जैसा मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जब रेजोनेंस अकर होता है तो हमारा सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, यानी वोल्टेज और करंट जो है दोनों फेज में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लूप 1 का इम्पीडेंस और एडमिटेंस। देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सोर्स लगा दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंप्लीट सर्किट लगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा लूप 1 है और ये हमारा लूप 2 है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं लूप 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लूप 1 में सबसे पहले यहाँ पे Z1 निकालते हैं। Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, R प्लस जे एक्स, ठीक है, ये होगा। अब हमारा एडमिटेंस क्या है, एडमिटेंस कुछ नहीं है, ये रेसिप्रोकल होता है Z1 का, यानी इस तरह से लिखेंगे एडमिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमिटेंस की जगह 1 बाय Z1 क्या है हमारा, R प्लस जे एक्स, ठीक है, ये होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R प्लस जे एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए रेशनलाइज जब करते हैं तो ये साइन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो r माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाय r माइनस जे एक्स। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को एक प्रॉपर वे में जो है हम लोग को एडमिटेंस मिले, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इंटू करेंगे, इंटू करेंगे तो हमारा एडमिटेंस होगा y1 इक्वल टू यहाँ पे r माइनस जे इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r प्लस जे एक्स इंटू आर माइनस जे एक्स, ठीक है, ये होगा हमारा वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, आर ऊपर का वैसे ही रहेगा, जे इंटू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस जे एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा आर माइनस जे एक्स
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सएल क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स है ये कुछ नहीं हमारा एक्सएल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सएल छूट गया है, ये सब जगह एक्सएल है। ठीक है, पिछले जो पीछे था उसमें भी एक्सएल ही ऐड था हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये जे जो है जे स्क्वायर है, तो जे स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1। ठीक है, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, यानी हमारा एडमिटेंस जो है लूप 1 का ये है हमारा एडमिटेंस। अब देखिए इसको और जब सॉल्व करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रियल पार्ट को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस था ऊपर में लगा हुआ, j इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारा टर्म है ये क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यही हमारा 0 होता है। अब इसी तरह से हम लोग लूप 2 में निकालेंगे एडमिटेंस। देखिए लूप 2 का एडमिटेंस कैसे निकलेगा, यानी इन लूप 2, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मैं Z2 लिखता हूँ। तो यहाँ पे Z2 क्या होगा, -jx होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि लूप 2 में जो है सिर्फ हमारा कैपेसिटर है, यानी इधर कोई भी हमारा रेजिस्टर और कोई भी इंडक्टर नहीं है, तो ये प्योर कैपेसिटिव है। तो इस बेसिस पे मैंने लिखा है Z2 इक्वल टू -jxc। अब यहाँ से एडमिटेंस निकालेंगे, यानी y2 इक्वल टू 1/Z2 होगा, और ये हमारा कुछ नहीं, ये 1/-jx हो जाएगा, jxc, और ये माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी j डिवाइडेड बाय xc। ठीक है, ये हो गया हमारा लूप 2 का एडमिटेंस। अब हम लोग टोटल एडमिटेंस निकालते हैं। यहाँ पे मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, जैसे आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोग ने इम्पिडेंस निकाला था, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एडमिटेंस निकालते हैं। ठीक है, तब टोटल इम्पिडेंस एडमिटेंस क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एडमिटेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, yt इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, y1 क्या था हमारा, r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें जोड़ेंगे y2 यानी j/xc। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड रख रहे हैं। ठीक है, तो yt इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, yt इक्वल टू r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे j कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 डिवाइडेड बाय xc माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आया। अब हम लोग को पता है कि जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है तो इम्पिडेंस जो होता है, आई मीन इमेजिनरी पार्ट जो है हमारा, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होता है। तो एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 0 इक्वल टू 0, यानी j इंटू 1/xc माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा हमारा वैल्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1/xc माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब देखिए
यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आप डरिएगा नहीं, ये कुछ नहीं है, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ही है, सॉरी ये एक्स ही है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सएल इंटू एक्स सी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब देखिए आपको पता है कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfl, तो यहाँ पे एक्सएल की जगह क्या पुट करेंगे 2πfl, ठीक है। अब एक्स सी की जगह क्या हो जाएगा इंटू 1/2πfc, ठीक है, ये होगा इक्वल टू इधर यहाँ पे आर स्क्वायर था वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस एक्सएल की जगह भी हम लोग क्या पुट करेंगे 2πfl का होल स्क्वायर, यानी 2πfl का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा हमारा 2πf कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचेगा L/c इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर इंटू, यहाँ पे डायरेक्ट मैं एफ आर लिख दे रहा हूँ क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ आर से डिनोट करते हैं, एफ आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हम लोग का रूट अंडर यहाँ पे देखिए 1/2πl रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई सी माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और जब इस एल को अंदर डालेंगे हम लोग तो क्या होगा एफ आर इक्वल टू 1/2π रूट अंडर 1/LC माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पैरेलल सर्किट का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो कि ग्राफ को समझने में आपको आसानी होगा। देखिए जो अभी हम लोगों ने टोटल एडमिटेंस निकाला था, ये क्या था, ये था हमारा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस जे ब्रैकेट यहाँ पे था 1/xc माइनस आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्सएल था, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एडमिटेंस था अभी हम लोगों ने निकाला था। अब देखिए जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है तो मैंने बताया था कि जब हमारा रेजोनेंस होगा तो वहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है जीरो हो जाता है, यानी ये वाला टर्म हमारा क्या हो रहा है जीरो हो रहा है सर्किट में। तो यहाँ पे हम लोग का एडमिटेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हमारा एडमिटेंस डिक्रीज होगा तो इम्पीडेंस हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि एडमिटेंस हमारा कुछ नहीं है, ये है 1/z, यानी ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल या फिर इसको इन्वर्सली बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1/z। तो हमारा इम्पीडेंस डिक्रीज होगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा। तो यही रीज़न है कि पैरेलल सर्किट में हमारा करंट जो होता है मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस हमारा मैक्सिमम है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा मिनिमम, यानी करंट हमारा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा फ्रीक्वेंसी का है लाइन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस का अभी मैंने बताया कि इम्पीडेंस हमारा क्या है मैक्सिमम है, ठीक है। तो इम्पीडेंस का ग्राफ जो होगा कुछ यहाँ से उठेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अकर हो रहा है, ठीक है, यानी रेजोनेंस यहाँ पे हमारा अकर हो रहा है, ठीक है। तो
ये वाला लाइन क्या होगा हमारा जेड मैक्स, यानी यहाँ पे जो है हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम है। ठीक है, अब करंट का ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, आई जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, रिवर्स बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू मिनिमम है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, आई मिनिमम। ठीक है, अब देखिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमारा कुछ नहीं, पावर फैक्टर भी मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होगा। ये पावर फैक्टर जो होगा हमारा ये यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जेड का लाइन चला है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये कुछ इस तरह से होगा हमारा पावर फैक्टर ग्राफ। ठीक है, तो पावर फैक्टर देखिए इसमें हमारा इस साइड में होता है लैगिंग। ठीक है, और इस साइड में होता है हमारा लीडिंग। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एक्सएल और एक्सी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ सी, यानी यहाँ पे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी इन्वर्सली है और यहाँ पे एक्सएल जो है ये डायरेक्टली है। ठीक है, तो इसके कारण होता है यहाँ पे। और पावर फैक्टर अगर कोई पूछा तो ये दोनों में यूनिटी होता है, चाहे वो सीरीज हो या फिर पैरेलल हो। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर सीरीज सर्किट होगा तो इधर हमारा लीड हो जाएगा और इधर लैग, लेकिन पैरेलल हो तो इधर लैग और इधर लीड होता है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सीरीज सर्किट का पार्ट है। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, बेसिकली हमारा वोल्टेज मैग्नीफाई होता है। वोल्टेज मैग्नीफाई कैसे होगा, देखिए जेड इक्वल टू आर होता है सीरीज सर्किट में। ठीक है, यानी करंट हमारा मैक्सिमम है। अब देखिए जब हमारा रेजोनेंस अकर होता है तो जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा सप्लाई वोल्टेज था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इंडक्टर था और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर था। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग दे रहे हैं 200 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा रेजोनेंस हो गया तो ये कंडीशन आया जेड इक्वल टू आर। तो जो हमारा एल और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी सप्लाई वोल्टेज से हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारा जो है सीरीज सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। यानी सीरीज आरएलसी सर्किट हमारा वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में सर जस्ट अपोजिट होता है, यानी वो करंट मैग्नीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है और इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस है आरएलसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।